सुपर आर्यन एपिसोड 46 से 50 तक। आर्यन ने अपनी तलवार निकाल ली थी। ये देखकर राहुल और उसके दोस्तों ने भी अपने अपने हथियार निकाल लिए थे। सभी के पास अलग अलग हथियार थे। किसी के धनुष तो किसी के पास तलवार थी तो किसी के फरसा, लेकिन ज्यादातर लड़कों के पास तलवार थी। ये 8 लड़कों का ग्रुप था। सभी को हथियार निकालते देख आर्यन मैनेजर को देखते हुए बोला, आपका ये रूम नष्ट हो जाए, चलेगा? आर्यन की बात सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आया। वो कुछ बोलने ही वाला था तभी राहुल का एक दोस्त बोला, तुम चिंता मत करो मैनेजर, जो भी तुम्हारा नुकसान होगा उसका भुगतान हम कर देंगे। मैनेजर ने सहमति में सिर हिला लिया। अब सब लड़ने के लिए तैयार थे। लकी भी अपनी जगह से उठ गया था। ये देखकर आर्यन बोला, तुम अभी आराम करो, मुझे अपनी शक्ति का परीक्षण करने दो, अगर कुछ हुआ तब आना। आर्यन की बात सुनकर लकी मुस्कुरा दिया। वही दूसरी ओर राहुल का ग्रुप गुस्से से तिलमिला उठा। आर्यन उन सब से अकेले लड़ना चाहता था। इसका मतलब ये हुआ कि आर्यन उन सबको कमजोर समझ रहा है और ये उन सबकी बेइज्जती थी। आर्यन की बात सुनकर मैनेजर मन ही मन सोचने लगा कि आखिर ये लड़का कौन है जो इतने शक्तिशाली लोगों से भी नहीं डर रहा है। मैनेजर आर्यन के बारे में सोच ही रहा था तभी उसके कानों में लोहे के टकराने जैसी आवाज गूंज उठी। उस आवाज को सुनकर मैनेजर ने सोचना बंद किया और आर्यन की ओर देखा। आर्यन पर राहुल के दोस्त ने हमला कर दिया था, लेकिन आर्यन ने उस हमले को बड़ी आसानी से रोक दिया था। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक तरफ आर्यन अकेला और दूसरी तरफ 8 लड़कों का ग्रुप। पहले एक लड़का आया और आर्यन पर जोरदार हमला किया। उसका हमला ऐसा था कि वो अपने पहले हमले से ही आर्यन को मार डालना चाहता हो, लेकिन आर्यन ने उस हमले को रोक दिया और एक जोरदार हमला कर किया जिससे वो लड़का दीवार से टकरा गया। ये देखकर सभी आर्यन की ओर आंखें फाड़े देखने लगे। आर्यन को देखते हुए राहुल बोला, 2 लोग एक साथ हमला करो, अलग अलग दिशा से जो हमला करो। राहुल के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। राहुल की बात सुनकर आर्यन बोला, 1-2 करके क्यों आ रहे हो, सब एक साथ आओ, मुझे खाना भी खाना है, बहुत तेज भूख लगी। इतना बोलकर आर्यन अपना पेट सहलाने लगा। आर्यन की बात सुनकर राहुल का गुस्सा और भड़क गया, क्योंकि आज तक उसकी ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। राहुल को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका बस चले तो आर्यन को जलाकर राख कर दे। राहुल का इशारा मिलते ही राहुल के दोनों दोस्त ने अलग अलग दिशा से आर्यन पर हमला कर दिया, जिसे देखकर लकी चिंतित हो गया, लेकिन जब उसने आर्यन को मुस्कुराते हुए देखा तो मुस्कुराने लगा। आर्यन ने दोनों हमलों को एक बार देखा, फिर अपने एक हाथ में कुछ ऊर्जा शक्ति इकट्ठा किया और उससे दूसरे लड़के का तलवार पकड़ लिया। वही पहले लड़के के तलवार को अपने तलवार से रोक दिया। आर्यन दोनों लड़कों को रोके हुआ खड़ा था, तभी उसे दिखा कि एक तीर उसकी ओर आ रहा है। तीर को देखकर आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और दोनों लड़के को एक जोरदार झटका दिया, जिससे दोनों दिशाओं की दीवार से टकरा गई। उसके बाद आर्यन ने अपनी तलवार तीर की दिशा में कर दिया, जिससे वो तीर एक धमाके के साथ टूटकर नीचे गिर गया। आर्यन के कौशल को देखकर राहुल समझ गया कि इस लड़के को हराना मुश्किल होगा। उसके अपने सभी दोस्त को बोला, सब एक साथ मिलकर इस पर हमला करो और खत्म कर दो इसे। आर्यन ने जिस 3 लड़के को दूर फेंका था वो भी अब खड़े हो चुके थे। राहुल की बात सुनकर सभी लड़कों ने आर्यन को घेरना शुरू कर दिया। ये देखकर आर्यन अब गंभीर हो गया था। अब उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। लड़कों के ग्रुप ने आर्यन को घेर लिया और सभी हमला करने के लिए तैयार हो गए। सभी लड़के हमला करते उससे पहले आर्यन ने अपनी गति का प्रयोग किया और अचानक सभी लड़के दूर जा गिरे और दर्द से चिल्लाने लगे। ये देखकर मैनेजर, वेटर सभी आश्चर्य में आर्यन को देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लड़का 15-16 साल का लड़का अपने से शक्तिशाली योद्धा को इतनी आसानी से घायल कर देगा। ये तो अविश्वसनीय था। इस वक्त सभी की नजर आर्यन पर ही थी। आर्यन की शक्ति को देखकर लकी भी एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि आखिर ये इसने कैसे किया, क्या रहस्य है इसका, क्या ये इसके तलवार की ताकत है। ऐसे ही कई प्रश्न लकी ने दिमाग में चल रहे थे। सभी आर्यन के बारे में सोच ही रहे थे, तभी फर्श पर गिरे सभी लड़के खड़े हो गए और आर्यन पर हमला करने लगे। लेकिन आर्यन ने सबके हमले को रोकते हुए हमला करने लगा। आर्यन का हमला बहुत भयानक था। आर्यन का हमला जिस पर भी होता वो दूर जा गिरता। आर्यन ने सबको घायल करना शुरू कर दिया, लेकिन आर्यन के शरीर पर कोई खरोच तक नहीं आया था। दूसरी तरफ आर्यन ने सभी को बुरी तरह घायल कर दिया था। सभी लड़के आर्यन को आश्चर्य में देखे जा रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई 15-16 साल का लड़का उन्हें बुरी तरह घायल कर सकता है। राहुल किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रुक तू, अभी मैं अपने आदमियों को बुलाता हूँ। राहुल की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, हाँ बुला लो, मैं इंतजार करता हूँ, तब तक मैं खाना खाता है, तुम बुला लो जिसे बुलाना है। राहुल को बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी उसने अपनी ताकत को जुटाया और अपना कम्युनिकेशन डिवाइस को बाहर निकाला और एक कॉल किया। तुरंत कॉल कनेक्ट हो गया और तुरंत दूसरी ओर से एक मिडिल एज आदमी की आवाज आई, बोलिए राहुल सर, कैसे याद किया, क्या सेवा कर सकता हूँ आपका? जैकी कहाँ हो तुम? जहाँ भी हो जल्दी से के रेस्टोरेंट पहुँच जाओ, एक पंगा हो गया है, जल्दी आओ। राहुल बोला। पूर्ण विराम। जैकी इस शहर का एक गैंगस्टर था जो पैसों के लिए लोगों को मारता था। वो बहुत भयानक था, आज तक कोई भी उसके हाथ से नहीं बच पाया था। जैकी की नाम सुन के वहाँ खड़े सभी वेटर बात करने लगे, भाई ये लड़का तो अब गया, राहुल सर ने जैकी को बुलाया है, वो जैकी छोड़ेगा नहीं इन दोनों को। दूसरी ओर इन सब बातों पर ध्यान दिए बगैर आर्यन और लकी निश्चिंत से खाना खा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं
पढ़ रहा हो, तभी आर्यन के कानों में राहुल की आवाज़ सुनाई दी। राहुल आर्यन से बोला, ये लड़के अभी भी समय है, माफ़ी मांग ले मुझसे, नहीं तो तू आज यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। राहुल की बात सुनकर आर्यन ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए राहुल से बोला, हमारी चिंता करने के लिए धन्यवाद, लेकिन आज तक आर्यन ने किसी से भी माफ़ी नहीं मांगी है। अगर मेरी गलती न हो तो बिल्कुल नहीं। तुझे कुछ ज़्यादा ही घमंड नहीं है अपने आप पर? तू जानता नहीं है क्या जैकी कौन है और वो क्या कर सकता है? राहुल गुस्से में बोला। राहुल की बात सुनकर आर्यन ने शांति से जवाब दिया, नहीं मालूम मुझे कि जैकी किस चिड़िया का नाम है। तू रुक जा बच्चे, कुछ ही देर में पता चल जाएगा जैकी किस चिड़िया का नाम है, राहुल बोला। लगभग आधे घंटे बाद रूम का दरवाजा खुला और एक हट्टा कट्टा आदमी अंदर आया। उस आदमी के चेहरे पर कई चोट के निशान थे। वो और कोई नहीं जैकी था। जैकी के पीछे पीछे कई आदमी अंदर आए, सभी जैकी के आदमी थे। अंदर आते ही जैकी बोला, राहुल सर कौन है वो जिसने अपनी मौत बुलाई है? जैकी की बात सुनकर राहुल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वो आर्यन की तरफ उंगली करते हुए बोला, ये है वो लड़का जिसने हमारी ये हालत कर दी है। राहुल की उंगली की दिशा में देखते हुए जैकी की नज़र आर्यन पर पड़ी। आर्यन भी जैकी को देख रहा था। आर्यन को जैकी की ताकत का एहसास हो गया था। जैकी पाताल मंडल के 7वें स्तर का योद्धा था। आर्यन को देखकर जैकी हंसते हुए बोला, क्या मजाक कर रहे हैं राहुल सर, आप सबकी ये हालात इस बच्चे ने की है। ये सच है जैकी, ये लड़का बहुत रहस्यमयी है, चाहो तो मैनेजर से पूछ लो, राहुल बोला। राहुल की बात सुनकर जैकी ने अपने सिर को मैनेजर की घुमाया और उन पर एक नज़र डाली। मैनेजर समझ गया कि जैकी क्या जानना चाहता है तो उसने सहमति में सर हिला दिया। मैनेजर को सहमत होते देख जैकी ने आश्चर्य में आर्यन की ओर देखा और आर्यन से बोला, ये लड़के क्या तुमने इन सब की ये हालत की? हाँ मैंने ही इन सब की बैंड बजाई है, आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। आर्यन को मुस्कुराते देख और राहुल को घायल करने की बात मानते देख जैकी का गुस्सा फूट पड़ा। उसके आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। जैकी गुस्से में आर्यन से बोला, लड़के तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, माफ़ी मांग ले राहुल सर से, वरना तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आर्यन ने जैकी के इस बात को इग्नोर करके खाना खाने लगा, लेकिन वही लकी थोड़ा चिंतित था। लकी आर्यन से बोला, आर्यन कहीं हम मुसीबत में तो नहीं पड़ जाएंगे? दूसरी ओर खुद को इग्नोर होता देख जैकी बोला, लड़के तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी हो लड़के, आज तू नहीं बचेगा। इतना बोलकर जैकी ने अपने 2 आदमियों की ओर इशारा किया और बोला, जाओ खत्म कर दो इन दोनों को। जैकी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और अपने जगह से उठ गया और तलवार उठा ली और पलक झपकते ही दोनों आदमियों को के सामने पहुंच गया। आर्यन की गति को देखकर जैकी के साथ साथ उसके आदमी चौंक गए। आज तक उन लोगों ने किसी भी योद्धा की गति इस उम्र में इतना नहीं देखा था। वो दोनों आदमी कुछ सोच समझ पाता आर्यन ने दोनों के पेट में तलवार खोप दिया। जैसे ही आर्यन के तलवार की चोट उन्हें पहुंची, भयानक दर्द हुआ और वो चिल्लाते हुए फर्श पर गिर गए। कुछ देर तड़पने के बाद दोनों की मौत हो गई। ये आर्यन की पहली हत्या थी। इसका आर्यन को कोई अफसोस भी नहीं था क्योंकि वो सभी क्रिमिनल थे। जब जैकी ने अपने आदमियों को मरे हुए देखा तो वो आग बबूला हो गया और वो जोर से चिल्लाया और अपने आदमियों से बोला, मार डालो इसे। जैकी का इशारा पाते ही जैकी ने साथ आए सभी लोगों ने आर्यन को घेर लिया और आर्यन पर हमला कर दिया। ये देखकर आर्यन ने अपनी गति का प्रयोग किया और सब पर हमला करने लगा। पूरे रूम में जैकी के आदमियों की चीख पुकार गूंज उठी। लगभग 5 मिनट में ही आर्यन ने जैकी के 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आर्यन पूरी तरह खून से नहाया हुआ लग रहा था। आज सच में आर्यन युद्ध देवता लग रहा था। उसके पूरे कपड़े खून से लाल हो गए थे। आर्यन ने जिन 20 लोगों से इस वक्त लड़ा था उनमें से कुछ तो समय पर ही मर गए थे और कुछ अभी भी चीख चिल्ला रहे थे। ये सब देखकर राहुल का ग्रुप तो कांप उठा और वो सभी लड़के एक कोने में खड़े हो गए। आर्यन के रौद्र रूप से उन्हें भी डर लगने लगा था। मैनेजर तो कांप रहा था। मैनेजर मन ही मन सोच रहा था किस शैतान से पंगा ले लिए मैंने। उसने तुरंत रेस्टोरेंट के मालिक किशोर कांत को कॉल लगा दिया। किशोर कांत ने जब कॉल उठाया तब मैनेजर ने रेस्टोरेंट की सारी घटना किशोर कांत को सुना दी। मैनेजर की सारी बात सुनकर किशोर कांत बोला, मैं तुरंत आता हूँ। क्या करेगा आर्यन जैकी और राहुल के साथ? एपिसोड 47। आर्यन का रौद्र रूप देखकर वहां खड़े सभी योद्धा कांप उठे। आर्यन ने जिन लोगों पर हमला किया था उनमें से कुछ मर चुके थे तो कुछ लोग अभी ही दर्द से कराह रहे थे। जैकी तो सदमे में आर्यन को देखे जा रहा था। जैकी सोच रहा था इस उम्र में ये लड़का इतना भयानक है तो बड़ा होगा तो क्या करेगा। तभी एक आवाज से जैकी होश में आया। ये आर्यन की आवाज थी। आर्यन राहुल से बोल रहा था, राहुल तुम सब क्रिमिनल नहीं थे इसलिए तुम लोगों को सिर्फ घायल किया था, लेकिन ये सब क्रिमिनल थे इसलिए इन्हें मरना पड़ा। क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? पूर्ण विराम। आर्यन की बात सुनकर राहुल डरते हुए जैकी की ओर देखा। वही जैकी अब सदमे से बाहर गुस्से में आ गया था। वो बोला, राहुल सर आप चिंता मत कीजिए, इस लड़के को मैं देखता हूँ। इतना बोलकर जैकी ने अपनी तलवार निकाल ली। जैकी की तलवार कुछ अलग थी। जैकी की तलवार काले रंग की थी। वो तलवार एक सांप की तरह घुमा हुआ था। उससे भयानक ऊर्जा निकल रही थी। जैकी तलवार लेकर आगे बढ़ गया और एक भयानक हमला कर दिया, लेकिन आर्यन ने उस हमले को आसानी से नष्ट कर दिया। जब जैकी की तलवार से निकली ऊर्जा आर्यन के तलवार की ऊर्जा से टकराई तो एक विस्फोट हुआ और विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा आसपास फैल गया।
जैकी के हमले को नष्ट करते ही आर्यन ने अपना हमला कर दिया। आर्यन का हमला इतना तेज था कि जैकी उसे रोक नहीं पाया और वो शक्ति जैकी से टकरा गया, जिसके प्रभाव से जैकी दरवाजे के बाहर जा गिरा। जैकी के मुख से चीख निकल गई, लेकिन जैकी तुरंत उठ गया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। तभी सभी के कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, रुको। ये आवाज़ रेस्टोरेंट के मालिक की थी। अचानक मिस्टर कांत जैकी और आर्यन के बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम दोनों रुक जाओ, लड़ना बंद करो, नहीं तो रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इतना बोलने के बाद मिस्टर कांत ने आर्यन की ओर देखा और सबकी तरह आर्यन को देखकर वो भी आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि आर्यन था ही उम्र में वहाँ सबसे छोटा। आर्यन पूरी तरह खून से नहाया हुआ था और उसके चारों तरफ लाश ही लाश थी। मिस्टर कांत ने आर्यन से पूछा, लड़के तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मेरा नाम आर्यन सिंह राठौर है और मैं दिव्यकृति एकेडमी से कल ही आया हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन का परिचय जानकर मिस्टर कांत ने कहा, मतलब तुम इस शहर में नए हो और तुमने यहाँ के सबसे ताकतवर लोगों से पंगा ले लिया, बहुत हिम्मत है तुम में। वैसे मूलतः तुम कहाँ से हो? कौशाम्बी, आर्यन ने एक शब्द में जवाब दिया। आर्यन के मुंह से कौशाम्बी सुनकर मिस्टर कांत शॉक हो गए और वो बोले, क्या तुम कौशाम्बी के राठौर परिवार से हो? क्या आप जानते हैं मेरे डैड को? आर्यन ने पूछा। हाँ मैं जानता हूँ, अर्जुन सिंह राठौर के यहाँ भी कई जगह उनके अच्छे खासे बिजनेस है, लेकिन तुम्हारे आने की खबर मुझे नहीं मिली। जब तुम्हारा भाई यहाँ आया था तब मुझे पहले ही बता दिया गया था, मिस्टर कांत बोले। क्या भाई यहाँ है? आर्यन खुश होते हुए बोला। हाँ वो अभी यही है, मिस्टर कांत बोले। लेकिन आप मेरे परिवार के लोगों को कैसे जानते हैं? आर्यन ने मिस्टर कांत से पूछा। मिस्टर कांत और आर्यन को ऐसे बात करते देखकर सबने राहत की सांस ली। सबसे बड़ी राहत की सांस राहुल और उसके दोस्तों ने ली। राहुल सामने आया और मिस्टर कांत से बोला, मिस्टर कांत क्या आप जानते हैं इस लड़के को? किस राठौर परिवार से है ये? राहुल की बात सुनकर मिस्टर कांत बोले, क्या तुम कौशाम्बी के अर्जुन सिंह राठौर को नहीं जानते? तुम्हारे परिवार के साथ भी तो उनका अच्छा खासा बिजनेस है। मतलब ये अर्जुन सिंह राठौर का छोटा बेटा है? आर्यन सिंह राठौर अखिल का छोटा भाई, राहुल बोला। सिंह परिवार के साथ राठौर परिवार का अच्छा खासा बिजनेस, वो भी पिछले कई सालों से। आर्यन के पिता और राहुल के पिता के बीच अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन आर्यन को इसकी जानकारी कम थी, क्योंकि आर्यन अपने परिवार के बिजनेस से दूर रहता था। जैकी के वो आदमी जो मरे नहीं थे वो होश में आ गए थे और दर्द से कराह रहे थे। उन्हें देखकर मिस्टर कांत जैकी से बोले, अपने आदमियों को ले जाओ और इलाज करवाओ और मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करवाओ, इनके परिवार के लिए मुआवजे मिल जाएंगे। मिस्टर कांत की बात सुनकर जैकी ने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों की सहायता से उन सबको वहां से उठा के ले गए। सभी घायल लोगों के चले जाने के बाद आर्यन फिर से बोला, आपने बताया नहीं, आप मेरी फैमिली को कैसे जानते हैं? आर्यन की बात सुनकर मिस्टर कांत बोले, मैं तुम्हारे भाई को बुलाता हूँ, उसी से पूछ लेना, तब तक तुम खाना खाओ। फिर मिस्टर कांत राहुल से बोले, तुम सब भी यही खाना खा लो, मैं इंतजाम कर देता हूँ। मिस्टर कांत की बात सुनकर राहुल बोला, नहीं मिस्टर कांत, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, सब घायल है। राहुल की बात सुनकर आर्यन बोला, उसकी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक कर दूंगा, यहाँ बैठिए। आर्यन की बात सुनकर राहुल और मिस्टर कांत आश्चर्य में आर्यन की ओर देखने लगे और मिस्टर कांत बोले, क्या तुम डॉक्टर भी हो? मिस्टर कांत की बात सुनकर आर्यन के बोलने से पहले लकी बोला, डॉक्टर नहीं, हीलर है मेरा दोस्त। लकी की आवाज में गर्व साफ झलक रहा था, कम थी। लकी की बात सुनकर मिस्टर कांत और राहुल शौक में आर्यन को देखने लगे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आर्यन एक हीलर है, क्योंकि एक हीलर की लड़ने की क्षमता कमजोर होती थी, वही आर्यन लड़ने में एक्सपर्ट था। सबसे बड़ी बात थी आर्यन की उम्र, जो बहुत। एक हीलर बनने के लिए हीलिंग पावर के दूसरे स्तर पर पहुंचना होता था, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था। बाकी शक्तियों के मामले में लगभग सभी हीलिंग पावर वाले योद्धा हीलिंग पावर के पहले स्तर के मंत्र में वर्षों लगा देते थे, इसलिए उन्हें एक हीलर बनने में बहुत ज्यादा समय लग जाता था। इसलिए बहुत कम लोग हीलिंग पावर का अभ्यास करते थे, लेकिन आर्यन दैवीय दिल की सहायता से बहुत जल्दी एक हीलर बन गया। आर्यन के गुरुजी ने भी कई मंत्र आर्यन को दिए थे, वो सभी पहले स्तर के मंत्र थे। दूसरे स्तर के मंत्रों के अभ्यास के लिए एक योद्धा को नक्षत्र मंडल का योद्धा होना अनिवार्य होता है। मिस्टर कांत और राहुल आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। जब आर्यन को लगा उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, तो आर्यन अपनी जगह से उठा और अपने हाथों में ऊर्जा इकट्ठा करने लगा। ये देखकर राहुल के दोस्त डर गए, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। ऊर्जा इकट्ठा करने के बाद आर्यन ने राहुल के एक दोस्त को छुआ और अपनी हीलिंग पावर से उन्हें ठीक करने लगा। लगभग 5 मिनट में आर्यन ने सभी को ठीक कर दिया। सबकी ठीक करने के बाद आर्यन थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि किसी को भी हील करने में अंदरूनी ऊर्जा ज्यादा खर्च होता है। आर्यन जाकर अपनी जगह पर बैठ गया और मिस्टर कांत से बोला, भाई कितनी देर में आएंगे? आर्यन इतना बोला ही था कि दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। जब सबने दरवाजे की ओर देखा तो वहां एक नौजवान लड़का खड़ा था। वो और कोई नहीं, आर्यन का बड़ा भाई अखिल था। अखिल को देखकर आर्यन खुश हो गया और चिल्लाते हुए बोला, भाई आप आ गए। वही अखिल आर्यन को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि आर्यन अभी भी खून से नहाया हुआ था, उसके शरीर के खून की बदबू आ रही थी। ये सब देखकर अखिल बोला, आर्यन ये क्या हाल बना रखा है तुमने, अपना क्या हुआ है यहाँ? अखिल अपने भाई के लिए चिंतित लग रहा था। अपने भाई को चिंतित देख आर्यन बोला, कुछ नहीं भाई, एक छोटी सी फाइट हो गई थी, मैंने सबको हरा दिया। कहानी सुना रहा हो।
अब आर्यन का रौद्र रूप बिल्कुल गायब हो गया था। वो अब एक बच्चा लग रहा था जो अपने घर के बड़ों के सामने अपनी जीत की। आर्यन का ये रूप देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य में देख रहे थे। इस बार तो लकी भी आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि आर्यन का ये रूप उसने भी नहीं देखा था। लकी का सबसे बड़ा आश्चर्य तो उसे अखिल को देखकर हुआ। ऐसा लगा कि वो अखिल को पहले से जानता हो। अखिल कुछ बोलता, इसी बीच उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, क्या हाल है अखिल भाई। ये आवाज आर्यन के पीछे से आ रही थी। जब अखिल ने आर्यन के पीछे देखा तो अखिल आश्चर्य में पड़ गया और उसके मुंह से निकला लकी। लकी को देखकर अखिल आश्चर्य में पड़ गया और वो बोला, लकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्यन के साथ। अखिल को आश्चर्य में देखकर लकी मुस्कुराया और बोला, हाँ मैं यहाँ आर्यन मेरा नया दोस्त है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आर्यन तुम्हारा भाई है। लेकिन तुम आर्यन से मिले कैसे, तुम्हें तो एकेडमी से निकाल दिया गया था, अखिल ने पूछा। इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, आओ बैठो, लकी ने कहा। आर्यन को समझ आ गया कि उसके भाई और लकी दोनों दोस्त थे। आखिर हो भी क्यों न, दोनों एक ही साल एकेडमी में आए थे, लेकिन आर्यन को ये नहीं लगा था कि अखिल और लकी दोस्त होंगे। लकी से बात करने के बाद अखिल ने मिस्टर कांत की ओर देखा और बोला, किशोर अंकल क्या हुआ था यहाँ। मिस्टर कांत कुछ बोलते इससे पहले आर्यन बोला, किशोर अंकल मतलब डैड के दोस्त जिनके बारे में डैड ने बताया था। आर्यन की बात सुनकर मिस्टर कांत और अखिल दोनों मुस्कुराए और अखिल बोला, हाँ यही है वो, और ये राहुल ये जगदीश अंकल का बेटा है। आर्यन ने जब सबका परिचय सुना तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई कि उसने अपने जाने पहचाने लोगों पर हमला किया। आर्यन तुरंत अपनी जगह से उठा और माफी मांगी। आर्यन को माफी मांगते देख राहुल मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, माफी मत मांगो। जब सब क्लियर हो गया तो अखिल ने आर्यन से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी लकी के साथ। वो हम काला पर्वत पर जाने के लिए आए हैं, वहां पर सफेद तरल है, उसे ही लेने आया हूँ, मिशन मिला है, आर्यन ने जवाब दिया। तुम काला पर्वत जाओगे, जानते हो कितना खतरा है वहां। नहीं तुम नहीं जाओगे, अखिल चिंतित स्वर में बोला। भाई आप चिंता मत करो, मुझे हराना किसी के लिए भी आसान नहीं है। जब तक मेरी तलवार मेरे पास है कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा, आर्यन अपनी तलवार दिखाते हुए बोला। तो तुम नहीं मानोगे, अखिल बोला। देखो भाई ये मेरा पहला मिशन है, मैं फेल नहीं हो सकता हूँ, ये मेरी रेप्यूटेशन के सवाल है, बहुत इज्जत है मेरी एकेडमी में, आर्यन बोला। तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे, अखिल बोला। ठीक है भाई, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो, आर्यन ने अखिल से पूछा। मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया था, एक मिशन मिला था, अखिल बोला। तो क्या भाई आपका मिशन कंप्लीट हो गया है, आर्यन ने पूछा। हाँ हो गया है, मैं निकलने ही वाला था, अखिल बोला। पूर्ण विराम। अभी तक आर्यन खून वाले कपड़े में ही था। इसे देखकर मिस्टर कांत बोले, क्या तुम्हें कपड़ा नहीं बदलना है, देखो कितना खून लगा है। हाँ तुम जाकर चेंज कर लो, कब तक ऐसे रहोगे, अखिल बोला। पर यहाँ कैसे, मुझे तो अब नहाना पड़ेगा, आर्यन बोला। आर्यन की बात सुनकर मिस्टर कांत मुस्कुराते हुए बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, यहाँ सब इंतजाम है, मैं अभी मैनेजर को बुलाता हूँ। कुछ ही देर में मैनेजर उस रूम में आ गया और मिस्टर कांत के कहने पर आर्यन को कहीं और ले गया। क्या जैकी अपने आदमियों की मौत भूल जाएगा या आएगा आर्यन से बदला लेने। एपिसोड 48। लगभग आधे घंटे बाद आर्यन नहाकर आ गया। सभी उसका वही इंतजार कर रहे थे। आर्यन के आते ही सबने फिर से खाना खाया। उसके बाद अखिल ने आर्यन से पूछा, तो कहाँ रुके हो तुम दोनों। हम शक्ति होटल में रुके हैं, आर्यन ने जवाब दिया। चलो सामान लेकर आते हैं, फिर तुम मेरे साथ रहोगे, अखिल ने कहा। लेकिन भाई हम वही रुकेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि मैंने कल किसी से वही मिलने का वादा किया है, आर्यन ने कहा। किससे मिलने का वादा किया है तुमने, अखिल ने पूछा। वो भाई मैंने एक आदमी से वादा किया है कि कल मैं उसकी बेटी का इलाज करूंगा, उसे मैं वही मिलूंगा, आर्यन ने जवाब दिया। तुम कैसे इलाज करोगे, तुम कोई डॉक्टर तो नहीं हो, अखिल बोला। आर्यन कुछ बोलता इससे पहले लकी बोला, अखिल तुम्हारा भाई एक हीरा है। लकी की बात सुनकर अखिल शॉक हो गया। अखिल को शॉक होते देख मिस्टर कांत बोले, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम्हारा भाई एक हीरा बन चुका है। अखिल ने अपनी नज़र आर्यन की ओर की, जैसे पूछ रहा हो कि क्या ये सच है। आर्यन अखिल के नज़रों की भाषा समझ गया और बोला, भाई 10 दिन पहले ही मैं एक हीरा बना हूँ, इसलिए आपको नहीं पता कि मैं एक हीरा हूँ। आर्यन की बात सुनकर अखिल खुश हो गया और बोला, क्या बात है आर्यन, तुम हीरा बन गए, क्या घर पर सबको मालूम है। नहीं अभी घर पर किसी को मालूम नहीं है, आर्यन ने कहा। तो वो कौन है जिसकी बेटी का इलाज करने वाले हो तुम, अखिल खुश होते हुए पूछा। अखिल के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वो भाई एक गरीब आदमी है जो मुझे आते वक्त मिला, वो अपनी बेटी के इलाज के लिए लोगों को लूट रहा था, उसने मुझे भी रोक था, आर्यन ने जवाब दिया। उसने तुम्हें लूटने की कोशिश की और तुम उसकी बेटी का इलाज करोगे, अखिल बोला। भाई उसने ये सब मजबूरी में किया था, मैं उसकी मजबूरी खत्म कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, आर्यन ने कहा। चलो ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं रोकूंगा नहीं, अखिल बोला। लेकिन आज रात तुम हमारे साथ ही रुकना, यहाँ भी अपना घर है, उसे भी देख लो, आगे जब भी तुम यहाँ आओगे तब वही रुकना, अखिल ने कहा। ठीक है चलते हैं, आर्यन ने कहा। अखिल और आर्यन के साथ सभी रेस्टोरेंट से निकल गए। रेस्टोरेंट के पार्क में एक लग्जरी कार लगी हुई थी। ये कार अखिल की थी। कार को देखकर आर्यन बोला,
वाह भाई, आपने यहाँ भी कार खरीद रखी है, क्या ये पहले से यहाँ था या आप आने के बाद खरीदे हो? पूर्ण विराम, नहीं ये कार पहले से ही है यहाँ, इसे डैड ने खरीदा था। अखिल बोला। अखिल, आर्यन और लकी कार में बैठे और निकल गए घर की ओर। लगभग 1 घंटे बाद तीनों एक आलीशान मेंशन के सामने थे। ये रमेशन राठौर परिवार के कौशाम्बी वाले मेंशन के जैसा ही आलीशान था। एक वादा सा दरवाजा खुला और कार अंदर चली गई। मेंशन के गेट एक अंदर जाते ही आर्यन को एक पार्क दिखा और एक फाउंटेन दिखा। अंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। अखिल ने गाड़ी रोकी और उतर गया, उसके साथ साथ आर्यन और लकी भी उतर गए। जब आर्यन घर के अंदर गया तो उसे घर बहुत पसंद आया। तीनों के घर के अंदर जाते ही एक नौकर बाहर आया और बोला, छोटे मालिक आप आ गए। हाँ रामू ये मेरा भाई है आर्यन और ये है मेरा दोस्त लकी, इनके लिए कमरे तैयार करो, अखिल ने कहा। रामू ने मुस्कुराते हुए आर्यन और लकी का स्वागत किया और अंदर आने दिया। तीनों अंदर आकर मेंशन के हॉल में बैठ गए। सोफे पर बैठते ही अखिल ने लकी से पूछा, तो लकी अब बताओ तुम आर्यन से कैसे मिले, तुम्हें तो निकाल दिया गया था। अखिल के पूछने पर लकी ने लंबी सांस ली और बोला, मैं और आर्यन मार्केट में मिले थे, हमारी लड़ाई भी हुई थी और मैं हार गया। लकी ने अखिल को आर्यन से मिलने के बाद जो हुआ सब बताया। लकी से ये सब सुनकर अखिल को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। अखिल बोला, वो कमीना जय, मुझे नहीं लगा था कि वो बड़ा कमीना होगा। अखिल फिर आर्यन से बोला, तो आर्यन तुम्हारा एकेडमी में कैसे दिन रहे, क्या अपनी प्रतिभा दिखाया कि नहीं? आर्यन कुछ बोलता उससे पहले लकी बोला, तुम्हारा भाई पूरे एकेडमी में फेमस हो गया है, इतना फेमस कि खुद प्रिंसिपल सर कई बार तुम्हारे भाई से मिल चुके हैं। क्या प्रिंसिपल सर मिल चुके हैं? लेकिन प्रिंसिपल सर तो आज तक किसी भी पहले साल के स्टूडेंट से नहीं मिले हैं, अखिल बोला। इससे भी बड़ा आश्चर्य सुनना चाहोगे? लकी मुस्कुराते हुए बोला। अखिल आर्यन की ओर देखते हुए बोला, क्या? आर्यन मुस्कुरा रहा था। आर्यन को मुस्कुराते देख अखिल और उत्सुकता से लकी की ओर देखने लगा। अखिल को उत्सुक देख लकी बोला, तुमने आर्यन की तलवार देखी है? हाँ आज ही तो देखी है, क्या खास है उसमें? अखिल बोला, वो कोई साधारण तलवार नहीं है, उस तलवार को आर्यन के अलावा कोई और नहीं उठा सकता है। लकी बोला। पूर्ण विराम, क्या कोई नहीं उठा सकता? ऐसा कैसे? आज तक तो मैंने किसी ऐसे हथियार के बारे में नहीं सुना है, कहाँ से मिला वो तलवार? आर्यन को अखिल ने पूछा। वो तलवार एक युद्ध देवता की है जो आर्यन को किस्मत से मिल गया था। तुम्हारा भाई युद्ध देवता का वारिस बन चुका है, तभी तो तुम्हारे भाई ने अपने से शक्तिशाली योद्धा को हरा दिया, लकी ने कहा। लकी की बात सुनकर अखिल आश्चर्य में आर्यन को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि अखिल ने अपना होश खो दिया हो, लेकिन अखिल तुरंत होश में आ गया और बोला, आर्यन क्या तुम अपनी तलवार दिखा सकते हो? अखिल की बात सुनकर आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया और अपने तलवार सूर्याश को बाहर निकाल लिया और अखिल को दिखाया। सूर्याश को देखकर अखिल के मन में सूर्याश को छूने की भावना जाग उठी और वो तलवार को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ये देखकर आर्यन के सूर्याश को दूर कर लिया। ये देखकर अखिल बोला, क्या मैं इसे छू नहीं सकता? आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ। अखिल की बात सुनकर आर्यन बोला, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, असल बात यह है कि मेरे अलावा कोई भी इसे छू नहीं सकता। अगर छुआ तो ये तलवार उसे तेज झटका देगा जिससे छूने वाला घायल भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसे आपसे दूर कर लिया। आर्यन की सफाई सुनकर अखिल दंग रह गया और वो सूर्याश को देखने लगा। अखिल सूर्याश को देखे जा रहा था। आर्यन ने सूर्याश को वापस रख लिया, तब जाके अखिल होश में आया। होश में आते ही अखिल बोला, किस स्तर का हथियार है ये तलवार? ये एक आत्मीय दैवीय हथियार है जिसका इस्तेमाल युद्ध देवता रुद्रा करते थे आज से 6000 साल पहले। अब इस तलवार का इस्तेमाल मैं करूंगा, आर्यन खुशी से बोला। लगभग 1 घंटे तक तीनों ने ऐसे ही बात की। अब रात के खाने का वक्त हो गया, इसलिए रामू आया और अखिल से बोला, छोटे मालिक खाना लग चुका है। खाना खाने के बाद आर्यन अपने रूम में चला गया। आज तलवार की विधि पूर्ण करने का अंतिम दिन था, इसलिए आर्यन कुछ ज्यादा ही उत्साहित था। रूम में जाते ही आर्यन ने कमरे का दरवाजा बंद किया और आयामी दुनिया का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। आज के लिए तैयार हो। आज गुरुजी आर्यन का इंतजार कर रहे थे। उन्हें भी मालूम आज की रात बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे ही आर्यन आया गुरुजी बोले, क्या तुम? जी गुरुजी मैं तैयार हूँ आज के लिए, आर्यन बोला। आर्यन तो ऊपर से बिल्कुल बेखौफ लग रहा था, लेकिन अंदर से डरा हुआ साथ में उत्साहित लग रहा था। आर्यन के डर की वजह थी तलवार से मिलने वाली ऊर्जा। आर्यन की बात सुनकर गुरुजी बोले, ठीक है अब जाओ ध्यान करो। गुरुजी से अनुमति लेकर आर्यन गुफा की ओर चला गया। कुछ ही समय में आर्यन गुफा के अंदर था। अंदर जाते ही आर्यन ने वही किया जो हर रोज करता था। आर्यन ने अपने हाथ में एक छोटा सा कट लगाया और 2 बूंद खून तलवार पर गिरा दिया। हमेशा की तरह एक आभा फुट पड़ी और उस आभा ने आर्यन और तलवार को घेर लिया। आर्यन ध्यान में चला गया, लेकिन आज आर्यन कुछ अजीब महसूस हो रहा था। बहुत सारे चित्र आर्यन को दिखाई दे रहे थे। लगभग 4 घंटे ध्यान में रहने के बाद आर्यन के चारों ओर की आभा बदल गई। आर्यन की आभा बहुत भयानक लग रही थी। आर्यन के चेहरे का तेज भी बढ़ गया था। अचानक तलवार से एक भयानक ऊर्जा निकली और सीधे आर्यन के दोनों भौं के बीच समाहित हो गया, जिससे आर्यन का सिर चकराने लगा। लेकिन कुछ ही समय में आर्यन नॉर्मल हो गया। आर्यन के नॉर्मल होते ही आर्यन को अपने दिमाग में बहुत सारी जानकारी घूमने लगी।
आर्यन को अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी। कभी आर्यन के चेहरे पर खुशी तो कभी गुस्सा आता। आर्यन को अपने पिछले जन्म में इस्तेमाल किया जाने वाले मंत्र भी याद आने लगे। कुछ ऐसे मंत्र थे जो अब विलुप्त हो चुके थे, तो कुछ ऐसे थे जिसके इस्तेमाल केवल देवता किया करते थे। धीरे धीरे सारी जानकारी आर्यन के दिमाग में फिट हो गई। आर्यन अब बहुत खुश था, उसे अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ पता चल गया था। आर्यन खुश हो ही रहा था कि तलवार से एक और भयानक ऊर्जा निकली और इस बार दिमाग में न जाकर सीधे आर्यन के दिल में समाहित हो गया। उस ऊर्जा के आर्यन के दिल में समाहित होते ही आर्यन का शरीर कांप उठा। आर्यन को ऐसा लगा कि उसके दिल से निकलकर एक ऊर्जा की लहर उसके शरीर में फैल रही हो भी ऐसा ही रहा था। जो ऊर्जा तलवार से निकलकर आर्यन के दिल में समाहित हुई थी, वो ऊर्जा परिष्कृत होकर आर्यन के पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी। धीरे धीरे आर्यन को महसूस हुआ कि उसके शक्ति स्तर बढ़ रहा है, तो वो और ज्यादा गहन ध्यान में चला गया। धीरे धीरे आर्यन का शक्ति स्तर बढ़ने लगा। इसकी खुशी आर्यन के चेहरे पर साफ दिख रही थी। आर्यन आयामी दुनिया में एक दिन से ध्यान में, तभी तलवार से कुछ निकला और आर्यन के दिल में समाहित हो गया। वो चीज खून की एक बूंद थी। जैसे ही आर्यन को अपने दिल में कुछ समाहित महसूस हुआ, तो आर्यन ने अपने दिमाग में उसकी जानकारी ढूंढी, तो उसे पता चला कि वो खून की बूंद उसके पिछले जन्म के शरीर का खून है, जिसे प्राप्त कर आर्यन खुश हो गया। आर्यन आयामी दुनिया में 10 घंटे और ध्यान में रहा और धीरे धीरे आर्यन ने अपनी आंखें खोली। जब आर्यन ने अपनी आंखें खोली तो उसके आंखों से एक तेज निकला और आसपास फैल गई, लेकिन तुरंत आर्यन की आंखें नॉर्मल हो गई। जैसी ही आर्यन की आंखें नॉर्मल हुई, आर्यन अपने जगह से उठा और गुफा से निकल गया। आज आर्यन के चाल और चेहरे के तेज में बदलाव आ गया था। अब आर्यन सीधे पाताल मंडल का योद्धा बन चुका था। आर्यन आज बहुत खुश लग रहा था। कुछ ही पल में आर्यन गुरुजी के पास पहुंच गया। जब गुरुजी ने आर्यन पर नजर डाली, उतने में ही उन्हें पता चल गया कि आर्यन अब पाताल मंडल के पहले स्तर का योद्धा बन चुका है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, तो तुम्हें युद्ध देवता रुद्रा के बारे में सब कुछ पता चल गया है? क्या क्या पता चला है? मुझे अपने पिछले जन्म का सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है, सभी यादें, मंत्र, मैंने कितने युद्ध लड़े, सब कुछ पता चल गया है। अब मैं पूरी तरह से सूर्यास्त से जुड़ चुका हूँ। आर्यन खुश होते हुए बोला। क्या तुम्हें अपने मौत के बारे में पता चल गया है? गुरुजी ने पूछा। क्या अब आर्यन चांदनी के इलाज कर पाएगा? और कौन थे वो लोग जिन्होंने युद्ध देवता रुद्रा को मारा था? एपिसोड 49। जब गुरुजी ने आर्यन से पूछा कि पिछले जन्म में उसे किसने मारा, तब आर्यन ने कहा, नहीं मालूम गुरुजी। वो सब कौन थे? सबने सफेद कपड़े पहने थे, लेकिन उनमें से किसी को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन एक बात तो साफ है, वो सब दैवीय संसार से थे, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं था जो मुझे मार सके। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक तुम दैवीय संसार नहीं जाते, तब तक तुम्हें अपने मौत का सच पता नहीं चलेगा। गुरुजी बोले, जी गुरुजी, अब मुझे अपने मौत का सच जानने के लिए दैवीय संसार जाने की प्रतीक्षा करनी होगी, आर्यन ने कहा। और जो मंत्र का ज्ञान मिला उसका क्या तुम्हें उन सब मंत्रों का फिर से ध्यान करना होगा? गुरुजी ने पूछा। जी गुरुजी, अब मुझे सभी मंत्रों का ध्यान फिर से करना होगा। कुछ मंत्र तो ऐसे भी जिनका ध्यान केवल देवता ही कर सकते हैं, आर्यन बोला। और कौन कौन से मंत्र है? गुरुजी ने पूछा। ऐसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। वो है ब्रह्म शक्ति मंत्र। इस शक्ति का ध्यान कोई देव सम्राट क्षेत्र का योद्धा ही कर सकता है। दूसरा है नौ ब्रह्मांड शक्ति मंत्र। इसका ध्यान कोई देवता क्षेत्र का योद्धा ही कर सकता है। ऐसे ही बहुत सारे मंत्र हैं जिनका ध्यान देवता क्षेत्र के ऊपर के योद्धा कर सकते हैं, आर्यन ने जवाब दिया। तुम ये क्षेत्र क्यों बोल रहे हो? वहाँ मंडल नहीं होता है? गुरुजी ने पूछा। जी नहीं, वहाँ क्षेत्र होते हैं। सबसे नीचे का क्षेत्र होता है देवता क्षेत्र और सबसे ऊपर परम शक्ति क्षेत्र होता है, आर्यन ने जवाब दिया। एक सवाल और आर्यन, तुम सीधे देवता क्यों नहीं बने? गुरुजी ने कहा। क्योंकि अभी ये शरीर देवता बनने लायक नहीं है। अभी अगर मैंने देवताओं की सारी शक्ति जगा ली तो ये शरीर ऊर्जा के तूफान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और फट जाएगा, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर गुरुजी कुछ सोचने लगे, फिर बोले, आर्यन, अब तो तुम्हारे पास मुझसे भी ज्यादा ज्ञान है, तो अब तुम क्या करने वाले हो? गुरुजी, माना कि मेरे पास अब ज्ञान अधिक है, लेकिन सब पौराणिक समय का है, लेकिन आप मुझे वर्तमान समय का ज्ञान से सकते हैं, आर्यन बोला। चलो ठीक है, अब तुम जाओ, वास्तविक दुनिया में सुबह हो गई होगी, गुरुजी बोले। गुरुजी से अनुमति लेकर आर्यन अपने कमरे में आ गया और बाथरूम जाकर फ्रेश हुआ और रूम से निकल गया। इस वक्त सुबह के 8 बजे थे। अखिल और लकी नाश्ता करने के लिए इंतजार कर रहे थे। जब अखिल ने आर्यन को आते हुए देखा तो अखिल ने उसे नाश्ता करने के लिए बुलाया। अखिल के बुलाने पर आर्यन नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गया। आर्यन को देखकर लकी ने पूछा, क्या विधि पूरी हो गई या बाकी है? हाँ, विधि पूरी हो गई, अब मैं पाताल मंडल का योद्धा हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन और लकी की बात सुनकर अखिल ने पूछा, किस बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? भाई, वो मुझे अपने तलवार को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए एक विधि करनी थी, हम उसी की बात कर रहे थे, आर्यन ने जवाब दिया। किस तरह की विधि? आर्यन अखिल ने पूछा। आत्मा संबंध विधि, आर्यन ने जवाब दिया। इससे क्या होता है? अखिल ने फिर से पूछा। आत्मा संबंध विधि के कारण अब मैं अपने तलवार को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता हूँ। पहले अगर कोई छूता था तो उसे झटका लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं चाहूंगा तो झटका लगेगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं लगेगा, लेकिन अब मेरे तलवार को मेरे अलावा कोई नहीं उठा पाएगा, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन की बात सुनकर अखिल ने कहा, दिखाओ तो अपने तलवार को, मैं उठाने की कोशिश करता हूँ।
अखिल की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और अपनी कलाई को हल्का सा सहलाया। कलाई को सहलाते ही आर्यन के हाथों में एक तलवार प्रकट हो गई। अब आर्यन की तलवार बिल्कुल बदल गई थी। अब आर्यन की तलवार पहचान में ही नहीं आ रही थी। अब आर्यन की तलवार पर 7 रंग दिख रहे थे, बिल्कुल अलग थी ये तलवार निकालने के बाद आर्यन ने उसे टेबल पर रख दिया और बोला, जिसे उठाना है उठाने की कोशिश करो। आर्यन के कहने पर पहले लकी सामने आया और अपने एक हाथ से तलवार की मुठ को पकड़ा और उठाने की कोशिश की, लेकिन वो तलवार हिली तक नहीं। ये देखकर आर्यन और अखिल हंसने लगे। दोनों को हंसते हुए देख लकी बोला, मैंने ज्यादा ताकत नहीं लगाया था, अब देखो मैं कैसे उठाता हूँ इस तलवार को। इतना बोलकर लकी ने अपने दोनों हाथों से तलवार के मुठ को पकड़ा और झटके से उठाया, लेकिन इस बार भी तलवार हिला तक नहीं। ये देखकर दोनों भाई फिर से हंसने लगे। ये देखकर कि दोनों फिर से हंस रहे हो तो लकी झल्लाते हुए अखिल से बोला, तुम उठा के दिखा दो तो मानूं। लकी की बात सुनकर अखिल बोला, लो अभी उठा देता हूँ। इतना बोलकर अखिल अपनी सीट से उठा और तलवार के पास गया और लकी की तरह पहले एक हाथ से उठाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम वही रहा। अखिल ने फिर दोनों हाथों से उठाने की कोशिश की और उठाते वक्त जोर से चिल्लाते हुए बोला, जोर लगा के हाय सा, लेकिन फिर तलवार नहीं उठा। जब अखिल और लकी ने कोशिश कर ली तो आर्यन ने तलवार उठाए और अपने स्टोरेज में रख लिया। इतने देर में नाश्ता आ चुका था। तीनों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद आर्यन बोला, हमें होटल जाना चाहिए, शायद वो आ चुका होगा और हमारा इंतजार कर रहा होगा। आर्यन की बात सुनकर अखिल बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने किसी को वहां भेज दिया है उसे लाने के लिए। अखिल की बात सुनकर आर्यन बोला, लेकिन जिन्हें आपने भेजा है वो उस आदमी को पहचान पाएगा, तुम चिंता मत करो, वो उसे ले आएंगे, अखिल ने कहा। लगभग आधे घंटे बाद अखिल ने जिस आदमी को भेजा था उस आदमी ने अपने साथ एक आदमी को लेकर आया। ये वही ड्राइवर था जिसकी बेटी का इलाज आर्यन को करना था। आर्यन को देखकर ड्राइवर मुस्कुराया और सबका अभिवादन किया। तो भाई अब मैं चलता हूँ, शाम में मिलते हैं। आर्यन इतना बोलकर लकी और ड्राइवर के साथ मेंशन से निकल गया। लगभग 1 घंटे बाद आर्यन और लकी ड्राइवर के घर पहुंच गए। ड्राइवर के घर पहुंचते ही आर्यन सीधे चांदनी के रूम में चला गया। रूम में पहुंचकर आर्यन ने जल्दी से चांदनी को जांचने लगा। जांच करने के बाद आर्यन ने ड्राइवर को एक बाथटब तैयार करने को बोला। बाथटब के बारे में सुनकर ड्राइवर बोला, मेरे पास कोई बाथटब नहीं है, क्या पानी किसी और वस्तु में चलेगा? आर्यन ने कुछ सोचा और बोला, एक काम करो, एक बड़ा सा टब ले आओ और बड़ी बाल्टी में पानी। टब बड़ा होना चाहिए जिसमें एक आदमी बैठ सके और हाँ, साथ में 1-2 औरतों को भी बुला लेना। आर्यन की बात सुनकर ड्राइवर ने सहमति जताई और घर से निकल गया। लगभग आधे घंटे बाद ड्राइवर एक स्टील का टब और 2 औरतों को लेकर आया। पानी ड्राइवर की वाइफ ने पहले ही लाकर रख दिए थे। टब और पानी के आने के बाद आर्यन ने अपनी स्टोरेज से 2 शीशी बोतल निकली। ये वही शीशी थी जिसमें आर्यन ने अपनी बनाई हुई औषधि रखी थी। वहां पर 4 बाल्टी पानी रखी हुई थी। आर्यन ने ड्राइवर से 2 बाल्टी पानी टब में रखने को बोला। टब में पानी रखने के बाद आर्यन ने एक शीशी खोली और सारी औषधि टब में डाल दी। उसके बाद आर्यन ने बची 2 बाल्टी पानी में अपनी एक शीशी औषधि डाल दी। बाल्टी और टब में औषधि डालने के बाद आर्यन ड्राइवर और लकी से बोला, आप दोनों चांदनी को उठाकर इस टब में बैठाओ। आर्यन की बात सुनकर लकी और ड्राइवर चांदनी के पास गए और उसे उठाकर टब में बैठा दिया। चांदनी को उठाना लकी के लिए बहुत आसान था। चांदनी को टब में बैठाने के बाद आर्यन ड्राइवर की वाइफ और बाकी दोनों औरतों से बोला, आप तीनों में से 2 चांदनी को पकड़ के रखिए और बाकी एक थोड़े थोड़े समय पर बाल्टी के पानी से चांदनी को नहलाए। एक बात का ध्यान रखिएगा, पानी आराम आराम से डालिएगा, 5 मिनट के अंतराल पर। हम बाहर इंतजार करते हैं आप सब शुरू हो जाए और जब बाल्टी का पानी खत्म हो जाए तब बताइएगा। तीनों औरतों को सब कुछ समझाकर आर्यन रूम से निकल गया। लगभग 2 घंटे बाद ड्राइवर की वाइफ आर्यन के पास आए और बोली, बाल्टी का पानी खत्म हो गया है। ड्राइवर की वाइफ से सुनकर कि पानी खत्म हो गया है, आर्यन बोला, हम आते हैं, आप चांदनी को एक कपड़े से ढक दीजिए। ड्राइवर की वाइफ के जाने के बाद आर्यन उठा और रूम की ओर चल दिया। रूम में पहुंचने के बाद आर्यन ने पानी का जांच किया। पानी को जांचने के आर्यन बोला, लगभग 2 घंटे और इसे यही रहने दीजिए, जब पानी पूरी तरह से काला हो जाए तब बताइएगा। फिर से 2 घंटे बाद आर्यन रूम में जाकर पानी का जांच किया। इस बार पानी पूरी तरह से काला हो गया था। ये देखकर आर्यन ने ड्राइवर और लकी से चांदनी को टब से निकालने के लिए बोला। आर्यन के कहने पर ड्राइवर और लकी ने चांदनी को टब से निकालकर बेड पर सुला दिया। चांदनी को सुलाने के बाद ड्राइवर और लकी साइड हो गए और आर्यन को आगे आने दिया। आर्यन ने अपने हाथ में हीलिंग ऊर्जा इकट्ठा किया और चांदनी के सिर पर अपने हाथ को रख दिया। चांदनी के सिर पर आर्यन के हाथ रखते ही एक शक्तिशाली ऊर्जा चांदनी के दिमाग के जरिए चांदनी के पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगा, जिससे चांदनी का शरीर कांप उठा। लगभग आधे घंटे तक आर्यन अपनी हीलिंग ऊर्जा चांदनी के शरीर में भेजता रहा। उसके बाद आर्यन ने चांदनी के सिर से अपना हाथ हटा लिया। लगभग 5 मिनट बाद चांदनी की एक हाथ हिली। ये देखकर ड्राइवर और उसकी वाइफ खुश हो गए। लगभग 5 मिनट बाद चांदनी ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक अजनबी आदमी को देखकर चौंक गई, लेकिन तुरंत चांदनी को उसके मम्मी पापा दिखे और वो बोली, मम्मी पापा।
अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर चांदनी के मम्मी पापा के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों अपने आंसू पोंछते हुए बोले, मेरी बच्ची ठीक हो गई। ड्राइवर आर्यन की ओर मुड़ा और बोला, धन्यवाद हीला आर्यन, आपने मुझ पर बहुत बड़ा आसान किया है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए औषधि, आज जैसे नहलाया है वैसे ही 3 दिनों तक नहलाए, उसके बाद मैं खुद आकर एक दिन चेक कर लूंगा। आर्यन ड्राइवर को 3 शीशी देते हुए बोला। धन्यवाद इसके लिए, ड्राइवर ने कहा। मैं कल एक मिशन पर निकलने वाला हूँ, 10 दिन बाद लौटूंगा, उसके बाद जांच करूंगा, चिंता मत कीजिएगा, आर्यन ने कहा। हम इंतजार करेंगे, ड्राइवर बोला। अब हम चलते हैं, हमें छोड़ दीजिए होटल में, आर्यन ने कहा। आर्यन के कहते ही ड्राइवर अपनी गाड़ी निकालने चला गया। कुछ ही देर में गाड़ी आर्यन ने सामने खड़ी थी। आर्यन और लकी गाड़ी में बैठे और निकल गए होटल की ओर। करीब आधे घंटे में आर्यन और लकी शक्ति होटल पहुंच चुके थे। आर्यन और लकी गाड़ी से उतरे और सीधे होटल के अंदर चले गए। रूम में पहुंचने के बाद आर्यन और लकी ने अपने सामान लिए जो होटल में रखा था और निकल गए होटल से। आर्यन ने अखिल को गाड़ी लेकर बुला लिया था। जब आर्यन और लकी बाहर निकले तो कल वाली गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन आज अखिल नहीं था, एक ड्राइवर था। आर्यन सीधे गाड़ी के पास गया और गाड़ी में बैठते हुए बोला, क्या भाई घर पर ही है या कहीं गए हैं? अखिल सर घर पर ही आपका इंतजार कर रहे हैं, ड्राइवर ने जवाब दिया। आर्यन और लकी के बैठते ही गाड़ी निकल पड़ी घर की ओर। क्या काला पर्वत पर कोई मुसीबत है? जानिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 50। लगभग आधे घंटे बाद आर्यन और लकी घर पहुंच गए। जब आर्यन घर के अंदर गया तो उसने देखा हॉल में कुछ लोग बैठे थे। जब आर्यन ने आए हुए गेस्ट के चेहरे को देखा तो पहचान लिया, वो राहुल सिंह था, लेकिन उनके साथ एक और आदमी थे जो अखिल के साथ बैठे थे, उन्हें आर्यन ने नहीं पहचाना। जब अखिल ने आर्यन को आया देखा तो वो बोला, आओ आर्यन इनसे मिले, ये है राहुल के अंकल रामेश्वर सिंह, और रामेश्वर अंकल ये है मेरा भाई आर्यन। आर्यन ने रामेश्वर सिंह का अभिवादन किया और अखिल के बगल में बैठ रामेश्वर सिंह आर्यन को देखे जा रहा था, क्योंकि राहुल ने अपने घर वालों को बता दिया आर्यन एक हीला है, वो भी 15 साल की उम्र में। लेकिन राहुल की बातों पर किसी को विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए राहुल के अंकल आर्यन को देखने आए थे। अपने अंकल को आश्चर्य में आर्यन देखते हुए देखकर राहुल उनके कान में धीरे से बोला, क्या हुआ अंकल, अब विश्वास हुआ मेरी बात का? ये तो बहुत उम्र का है, क्या ये सच में एक हीला है? राहुल के अंकल ने कहा। हाँ ये सच है, ये एक हीला है, राहुल ने कहा। राहुल और उसके अंकल आपस में बात कर रहे थे, तभी अखिल बोला, अंकल आप कुछ आर्यन से कुछ बात करना चाहते थे, बताइए क्या बात है? अखिल की बात सुनकर मिस्टर सिंह आर्यन से बोले, आर्यन मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर मिस्टर सिंह बोले, मेरे पिताजी पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा बीमार है, लेकिन कोई भी डॉक्टर उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पाया है। कई हीला भी बुलाए, कोई कुछ बोलता तो कोई कुछ बोलता, लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर पाया। मिस्टर सिंह की बातें सुनकर आर्यन ने कुछ देर कुछ सोचा और बोला, ये बताइए कि उनके साथ क्या क्या होता है जब से बीमार हुए हैं? 1. उनका शरीर धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है, साथ में कभी कभी काली उल्टी होती है, और सबसे बड़ी बात उन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि उनके शरीर में कोई कीड़ा चल रहा हो, लेकिन इलाज के समय कुछ पता नहीं चलता है, मिस्टर सिंह ने कहा। मिस्टर सिंह की बातें सुनकर आर्यन थोड़ा परेशान हुआ और बोला, क्या आपके पिता बीमार होने से पहले किसी समुद्री इलाके में गए थे? हाँ गए थे, एक टापू पर, लेकिन रास्ते में ही उनके नाव का एक्सीडेंट हो गया था और सभी डूबने लगे, बड़ी मुश्किल से बचाया गया, तभी से वो बीमार है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि पिताजी समुद्री इलाके की ओर गए थे? मिस्टर सिंह बोले, बस संदेह था जो आपने बताया उसके अनुसार, लेकिन ये संभव कैसे है? आर्यन ने कहा। क्या संभव नहीं है आर्यन? राहुल ने कहा। जैसा आपने बताया उसके अनुसार ये एक कीड़ा है जो समुद्र में पाया जाता है, इसे मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने जो सुना था उसके अनुसार ये कीड़ा विलुप्त हो गया है, तो आपके पिता के शरीर में कैसे? आर्यन चिंतित स्वर में बोल, तो क्या तुम इसका इलाज कर सकते हो? अखिल ने पूछा। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले मैं जांच करूंगा फिर बताऊंगा कि क्या करना है, चलिए चलते हैं, आर्यन ने कहा। ठीक है चलो पहले देख लो, उसके बाद कुछ बोलना, मिस्टर सिंह बोले। आर्यन ने राहुल के दादाजी के बीमारी का पता इसलिए लगा पाया था क्योंकि अब उसका ज्ञान किसी भी साधारण हील से ज्यादा था, और आर्यन अपने पिछले जीवन में इसका अनुभव कर चुका था। इसी तरह के कीड़े ने आर्यन के एक दोस्त को बीमार कर दिया था। राहुल और उसके अंकल के साथ आर्यन, अखिल और लकी घर से निकल जाते हैं सिंह परिवार की ओर। लगभग 45 मिनट के बाद आर्यन की एक आलीशान मेंशन के सामने खड़ा था। उस मेंशन के बाहर बहुत सारे गार्ड खड़े थे। मेंशन के चारों ओर बड़ी बड़ी बाउंड्री थी। जैसे ही आर्यन गेट से अंदर गया उसे दिखा एक बड़ा सा पार्क, एक मंदिर और एक फाउंटेन। ये सब बहुत खूबसूरत थे। जब आर्यन मेंशन के अंदर गया तो वहां पहले से बहुत सारे लोग खड़े थे, सभी चेहरे आर्यन के लिए अनजान थे। अंदर जाते ही राहुल एक शख्स के पास गया और बोला, डैड आर्यन और अखिल आ गया है। ये राहुल के पिता और आर्यन के डैड के दोस्त जगदीश सिंह थे। जब उन्होंने सुना कि आर्यन आ चुका है तो अपनी जगह से उठे और आर्यन और अखिल के पास आए। अखिल उन्हें पहले से पहचानते था, लेकिन आर्यन उन्हें पहली बार देख रहा था, लेकिन राहुल को उन्हें डैड कहने पर आर्यन पहचान गया वो कौन है।
जगदीश सिंह के सामने आते ही आर्यन और अखिल ने उनका अभिवादन किया। ये देखकर जगदीश सिंह मुस्कुराए और बोले, कैसे हो अखिल, तुम्हारे डैड कैसे है? मैं ठीक हूँ अंकल, और डैड भी ठीक है, आप कहिए आप कैसे हैं? अखिल मुस्कुराते हुए बोला। मैं भी ठीक हूँ। तो ये है आर्यन तुम्हारा भाई, जिसने जैकी के कई आदमियों को पलक झपकते ही मार डाला। जगदीश सिंह बोले। जी अंकल, यही है आर्यन। माफ कीजिए अंकल, इसने जो किया इसे नहीं मालूम था। दोनों परिवार के बीच अच्छे रिश्ते हैं, अखिल बोला। अरे कोई बात नहीं, आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं, जगदीश सिंह ने कहा। जगदीश सिंह के कहने पर सभी सोफे पर बैठ गए। बैठते ही जगदीश सिंह आर्यन से बोले, तो आर्यन तुम एक हीला हो? जी अंकल, कुछ समय पहले ही बना हूँ, आर्यन ने कहा। तो तुम्हें राहुल ने बता ही दिया होगा कि तुम्हें हमने यहाँ क्यों बुलाया है? जगदीश सिंह आर्यन से पूछे। जी अंकल, मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये खतरनाक है। किसी भी हीला को आसानी से इस बीमारी का पता नहीं चल सकता है। अगर मेरे जो अनुमान है, अगर वही हुआ तो जल्द से जल्द हमें उन्हें बचाना होगा, नहीं तो कुछ समय में उनकी मौत पक्की है, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन के बातों को सुनकर पूरा सिंह परिवार परेशान हो गया। परेशान होते हुए जगदीश सिंह बोले, तो आर्यन हमें क्या करना चाहिए? पहले मैं उनका जांच करूंगा, फिर कुछ बोलूंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। पहले मुझे उनके पास ले चलिए, आर्यन बोला। आर्यन की बातों से सहमत होते हुए जगदीश सिंह बोले, चलो चलते हैं पिताजी के रूम में, तुम्हें जो जांच करना है कर लो। जगदीश सिंह के कहने पर सिंह परिवार के सभी सदस्य के साथ साथ आर्यन, अखिल और लकी भी जगदीश के पीछे पीछे चल पड़े। कुछ मिनट बाद सभी राहुल के दादाजी के कमरे में पहुंच गए। जब आगे बढ़कर आर्यन ने दादाजी को देखने की कोशिश की, तभी सभी के कानों में एक आवाज सुनाई दिया, रुको। जब सभी ने आवाज की ओर देखा तो वहां एक मिडिल एज आदमी खड़ा था और उनके पीछे एक नौजवान लड़का खड़ा था। उस आदमी को देखकर जगदीश सिंह बोले, मिस्टर गुप्ता आ गए आप, आइए। अंदर आते ही मिस्टर गुप्ता आर्यन से गुस्से में बोले, ये लड़के तुम्हें पता नहीं है, इन्हें इस तरह छूना खतरनाक हो सकता है। मिस्टर गुप्ता को आर्यन पर गुस्सा करते देखकर जगदीश सिंह बोले, मिस्टर गुप्ता ये आर्यन है, ये भी एक हीला है, और आर्यन ये रंजन गुप्ता है, ये भी एक हीला है। जगदीश सिंह से मिस्टर गुप्ता का परिचय सुनकर अभिवादन किया, लेकिन मिस्टर गुप्ता ने कुछ नहीं बोला और दादाजी के पास जाने लगे। मिस्टर गुप्ता के चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। उन्होंने आर्यन पर कोई ध्यान नहीं दिया। मिस्टर गुप्ता खुद से बोले, इतनी कम उम्र का हीला, क्या मजाक है? क्या ये सब मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं? मिस्टर गुप्ता दादाजी के पास गए और आर्यन को दादाजी के पास हटने का इशारा किया, और जब आर्यन हट गया, आर्यन के हटते ही मिस्टर गुप्ता दादाजी का चेकअप करने लगे। लगभग 10 मिनट तक जांच करने के बाद मिस्टर गुप्ता जगदीश सिंह से बोले, आपके पिताजी को जहर दिया गया है, ये जहर धीरे धीरे आपके पिताजी के अंगों को खत्म कर रहा है। मिस्टर गुप्ता की बात सुनकर जगदीश सिंह बोले, मिस्टर गुप्ता पहले आए हीले ने भी यही कहा था कि मेरे पिताजी को जहर दिया गया है। उनके इलाज के बाद 1-2 दिन पिताजी ठीक रहे, उसके बाद वो फिर बीमार हो गए। जगदीश सिंह की बात सुनकर मिस्टर गुप्ता बोले, हो सकता है उस हीले ने सही से इलाज नहीं किया होगा और कुछ जहर अंदर ही रह गया होगा। जगदीश सिंह और मिस्टर गुप्ता को बात करते देख आर्यन मुस्कुराया और बोला, क्या अब मैं जांच कर सकता है? आर्यन को जांच करने के लिए पूछते हुए देखकर मिस्टर गुप्ता गुस्से में बोले, ये लड़के, क्या तुम मुझसे ज्यादा ज्ञान रखते हो? क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? मुझे नहीं मालूम कि आप कितने ज्ञानी हैं, लेकिन रही बात विश्वास की तो मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। पहले मैं जांच करूंगा, फिर सोचूंगा कैसे इलाज किया जाए, आर्यन ने कहा। लड़के, तुम खुद को कुछ ज्यादा नहीं समझ, तुम खुद को मुझसे बड़ा हीला समझ रहे हो, मिस्टर गुप्ता गुस्से में बोले। चलिए मान लिया कि आप अनुभवी हैं, मुझे एक बात बताइए कि इनके शरीर में जो जहर है वो किस प्रकार का है, और कभी कभी इनके शरीर में जो कीड़ा जैसे कुछ चलता है वो क्या है? आर्यन ने मिस्टर गुप्ता से पूछा। आर्यन ने फिर जगदीश सिंह से पूछा, क्या आपने इन्हें कीड़े के बारे में बता दिया है? हाँ, हमने पहले ही बता दिया था, जगदीश सिंह बोले। जगदीश सिंह की बात सुनकर आर्यन मिस्टर गुप्ता से बोला, तो बताइए मिस्टर गुप्ता, उस कीड़ा के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? आर्यन की बात सुनकर कुछ सोचकर मिस्टर गुप्ता बोले, उस कीड़े से डरने की जरूरत नहीं है, जहर निकलते ही वो कीड़ा भी मर जाएगा। मिस्टर गुप्ता की बात सुनकर आर्यन को बहुत गुस्सा आया और बोला, आप कब से हीला है? क्या आपको नहीं मालूम अगर वो कीड़ा जहरीला हुआ तो जहर उससे भी तो आ सकता है? आपने सही बोला कि इनके शरीर में जहर है, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये जहर उस कीड़ा से भी आ सकता है। अगर आपने इस वक्त जहर को खत्म कर भी दिया, फिर भी कुछ समय बाद ये फिर बीमार हो जाएंगे। आर्यन के द्वारा कही गई बात को सुनकर सिंह परिवार के सभी सदस्य मिस्टर गुप्ता को देखने लगे। सबकी नजर अपने ऊपर महसूस कर मिस्टर गुप्ता जल्दी से बोले, आप लोग चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उस कीड़े को भी अंदर ही मार दूंगा। मिस्टर गुप्ता के द्वारा कही गई बात को सुनकर आर्यन हंसने लगा। आर्यन को हंसते देखकर सभी आश्चर्य में आर्यन को देखने लगे। जब आर्यन ने महसूस किया कि सब उसे ही देख कर रहे हैं, तो आर्यन ने हंसना बंद कर दिया और बोला, मिस्टर गुप्ता, क्या आपको इस कीड़े की जानकारी है कि कौन सा कीड़ा है दादाजी के अंदर गया है? आर्यन की बात सुनकर मिस्टर गुप्ता सोच में पड़ गए। मिस्टर गुप्ता को कुछ सूझ नहीं रहा था, आखिर उसे कुछ सूझे कैसे, क्योंकि मिस्टर गुप्ता को कीड़े की कोई जानकारी नहीं थी। मिस्टर गुप्ता के माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। मिस्टर गुप्ता को परेशान होते देखकर आर्यन बोला, क्या हुआ मिस्टर गुप्ता, कुछ तो बोलिए, अपना मुंह खोलिए।
इतना बोलकर आर्यन मुस्कुराने लगा। पूरे सिंह परिवार की नज़र अब फिर से मिस्टर गुप्ता पर आ गई थी। जब मिस्टर गुप्ता को कुछ नहीं सूझा तो वो गुस्से में जगदीश सिंह से बोले, मिस्टर सिंह, क्या आपने मुझे अपनी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? मिस्टर गुप्ता, इसमें आपकी बेइज्जती कैसे हुआ? आर्यन तो सिर्फ आपसे उस कीड़े की जानकारी मांग रहा है, इसमें गलत क्या है? जगदीश सिंह ने कहा, आपको क्या लगता है ये लड़का आपके पिताजी को ठीक कर पाएगा? अगर ऐसा है तो इसी से इलाज करवा लीजिए, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर गुप्ता गुस्से में बोले और जाने लगे। मिस्टर गुप्ता को जाते देखकर सिंह परिवार के कुछ सदस्य चिंतित हो गए, लेकिन आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो राहुल के दादाजी की ओर बढ़ गया। क्या आर्यन राहुल के दादाजी का इलाज कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।